नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस का। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी भतीजे की शादी में होंगे शामिल। गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में किसान मेले में लेंगे भाग। उत्तराखंड बजट सत्र गैरसैंण में कराने की मांग। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा, गैरसैंण हो सत्र, सरकार ने किया देहरादून में करने का ऐलान। दून में 18 से 24 फरवरी के बीच आयोजित होगा बजट सत्र 2025-26। वित्त मंत्री बोले, बजट सत्र में जनहित का रखा गया ध्यान। चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ली बैठक। 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश। प्रदेश के सभी निकायों में 7 फरवरी तक होगा शपथ ग्रहण। निकाय चुनाव में जीत हासिल करने वालों को दिलाई जाएगी शपथ, शहरी विकास मंत्री ने दी जानकारी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में 3 दिन चली रोइंग प्रतियोगिता का शानदार समापन। मध्य प्रदेश और सर्विसेज का रहा दबदबा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुख करते हैं खबरों का। चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की गई है और गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बैठक ली। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने अहम बैठक ली है और 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। चारधाम यात्रा इस बार 30 अप्रैल से शुरू होगी। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खुलेंगे और चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर यह समीक्षा बैठक की गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ये बैठक ली है। 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट भी खुलेंगे। चारधाम यात्रा प्रबंधन को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने ये बैठक ली। 15 अप्रैल तक संबंधित कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का ऐलान हो गया। चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता एलजी गुरुंग व दीपक अहलूवालिया की ओर से चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया। इसी माह 24 फरवरी को बार एसोसिएशन देहरादून के चुनाव होंगे और 12 फरवरी से नामांकन होंगे। वहीं 13 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का भी दिन होगा और 24 फरवरी को मतदान और 25 फरवरी को मतगणना के साथ विजेताओं की घोषणा की जाएगी। देखिए, चुनाव की घोषणा होने के बाद जो उसका कार्यक्रम है, 12 तारीख को 12 फरवरी को उसका नामांकन है हम लोगों का, 13 तारीख को विड्रॉल है, 24 तारीख को मतदान है और 25 तारीख को उसकी गिनती है। इस तरीके से कार्यक्रम घोषित हुआ है। हम लोगों ने चुनाव के जो अधिकारी हैं उनको उनकी घोषणा कर दी है। एलबी गुरुंग साहब पूर्व की भांति इस बार भी मुख्य चुनाव हमारे अधिकारी हैं और 2 उनके सहयोगी हैं, दीपक आलूवालिया जी और एसएस मेहरा जी, जो ये उपचुनाव अधिकारी हम लोगों के हैं। इन्हीं की देख में हम ये बार एसोसिएशन का 2025 का चुनाव होना निश्चित हुआ है।
उत्तराखंड बीजेपी अपने प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को जन्म शताब्दी वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की अध्यक्षता में भाजपा के पदाधिकारी के साथ बैठक हुई और प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। वर्तमान में जारी अटल स्मृति संकलन एवं संपर्क अभियान को 15 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक जनपद में सुशासन दिवस के कार्यक्रम हेतु समिति का गठन पूर्व में किया गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की यह जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को बड़े धूमधाम से मना रही है और अटल जी से संबंधित जित स्मृतियां हैं, उनके संबंध में जितने लेख हैं, उनके संघर्ष के समय का, उनके संगठनात्मक क्रियाकलापों का, उनकी राजनीतिक गतिविधियों की जितनी भी स्मृतियां हैं, उन सभी को हम देश भर में एकत्र कर रहे हैं और अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व से जो भी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिलती है, उसको हम संजोने का काम कर रहे हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट में उत्तरायणी मेले के दौरान हुए जानलेवा हमले के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपी प्रदीप सिंह निवासी हरसिला थाना कपकोट उम्र 20 वर्ष को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से 4 फरवरी 2025 को मुरादाबाद से पकड़ लिया है। इस मामले में 3 युवकों पर जानलेवा हमला किया गया था और इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और अब फरार आरोपी भी पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे अल्मोड़ा जेल भेज दिया गया है। सोलह जनवरी को थाना कपकोट क्षेत्र में अंतर्गत एक चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोगों को घायल किया गया था और इसमें हमने पहले 2 गिरफ्तारियां पूर्व में ही की थी, जिसमें हिमांशु मेहता और एक विधि विवादित किशोर, इनको हमने पहले 17 जनवरी को गिरफ्तार किया था और इसमें फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल पूछताछ के आधार पर एक तीसरे संदिग्ध का होने की सूचना भी हमें आ रही थी, तो उसकी भी तस्दीक करके हमने उसको वांछित किया था और इसमें हमें कल बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और इसमें अभियुक्त जो प्रदीप गड़िया है, ये निवासी हरसिला थाना कपकोट का निवासी है, इसको हमने कल गिरफ्तार किया है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो इसमें संगीन से संगीन धारा में 307 जो आईपीसी हत्या का प्रयास का मुकदमा हमने लिखा था और इसमें ये वांछित था, एक वांटेड हमारे लिए अपराधी था। इसको पूरी टीम ने गिरफ्तार किया है। इस टीम में एसआई संजय धोनी, हेड कांस्टेबल मोहन और प्रकाश और कांस्टेबल संतोष यशो जी से थे। इस पूरी टीम को, थाना कपकोट की पूरी टीम को और सीओ कपकोट को मैं इस पूरे सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार गंभीर है। यही वजह है कि सरकार इसको लेकर तमाम माध्यम से प्रचार प्रसार भी कर रही है। दरअसल चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से जुड़ी है और इस बार सरकार ने शीतकालीन यात्रा पर फोकस किया है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त ऋषिकेश में अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। पिछले दिनों देहरादून में नेशनल गेम्स के उद्घाटन के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने भी युवा खिलाड़ियों से एक बार जरूर प्रदेश के चारधाम शीतकालीन प्रवासों की यात्रा की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अभी यहां भीड़ भी कम है और ऐसे में कोई भी आसानी से शीतकालीन चारधाम यात्रा गद्दी स्थलों के साथ ही अन्य नारसंगी पर्यटकों स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि आओ उत्तराखंड आओ गीत का पोस्टर भी देहरादून में लॉन्च किया है। उन्होंने शीतकालीन चारधाम यात्रा से प्रदेश की आर्थिकी मजबूती होने की बात भी कही है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सवाल भी उठा रहा है और विपक्षी दलों का कहना है कि प्रदेश सरकार का जमीनी स्तर पर कोई प्लान शीतकालीन यात्रा को लेकर नहीं है। बद्री केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो चुका है और अभी तक कोई नया अध्यक्ष समिति को सरकार की ओर से नियमित नहीं हुआ है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।
उत्तराखंड में पर्यटन सबसे बड़ी आर्थिकी का जरिया है। चार धाम यात्रा में हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। करीब 6 माह तक चलने वाली यात्रा में कई बार अव्यवस्थाओं के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पिछले साल केदारनाथ में इतनी भीड़ हो गई थी कि लोगों को अलग अलग स्थानों पर रोका गया। ऐसी ही स्थिति अन्य धामों की रहती है। वहीं इस बार सरकार ने शीतकालीन चार धाम यात्रा के लिए भी पर्यटकों के लिए तमाम सुविधाएं देने का ऐलान किया है। सीएम वीएम समेत अन्य विभागों के कमरों की बुकिंग पर छूट का आदेश भी सीएम धामी ने दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जनता से वायदा किया है। उन्होंने ऊखीमठ में जहां केदारनाथ जी शीतकालीन प्रवास करते हैं, ओंकारेश्वर महादेव से ये घोषणा की है कि उत्तराखंड में भी शीतकालीन यात्रा होगी। तो इसमें चारों धामों के साथ साथ में जो हमारे अन्य मंदिर हैं उनमें भी जो है यात्रा प्रारंभ होगी। और धामी जी ने कहा है तो निश्चित रूप से इसमें जो है इसका क्रियान्वयन होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और धामी जी ने आज तक जितनी भी घोषणाएं की हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है कि 99% घोषणाएं क्रियान्वित हुई हैं। और हमें इस बात का गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी 20 फरवरी के बाद जो संभावना है उत्तराखंड आएंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जो कमी ये है कि वो धरातल पर कार्य ना करने की बजाय उसको शोर शराबा करना पसंद है। शीतकालीन चारधाम यात्रा की जब बात हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने भी इसका स्वागत किया था और बिल्कुल जिन लोगों की आजीविका इस कार्य पर निर्भर करती है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके लिए धरातल पर क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है सरकार, ये सरकार को बताना चाहिए। आपने देखा जब चारधाम यात्रा सुचारू होती है उस वक्त जो श्रद्धालु है उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो शीतकाल में तो आपको बिल्कुल पता है कि क्या क्या अन्य दिक्कतें जो है श्रद्धालुओं के सामने आती हैं। आप एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप गैरसैंण में सत्र इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पे जो है विकास का कार्य चल रहा है। आप अभी तक विकास का कार्य गैरसैंण में पूरा नहीं करा पाए। अभी चारधाम यात्रा जब चल रही थी आपने देखा कई जगहों पर नेशनल हाईवे पे जो है सड़कें टूट रही थी, नेशनल हाईवे गिर रहे थे। उनकी वजह से जो यात्रा थी कई कई दिन रुकी हुई थी। अभी भी वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। तो सरकार को पहले आम जनमानस की मुझे लगता है जीवन की फिक्र करनी चाहिए। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार चाहे कितनी भी दावे करे, लेकिन विपक्षी दल इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस और उक्रांद जमीनी स्तर पर सरकार की कोई तैयारियां न होने की बात कह रहा है। वहीं भाजपा सरकार इसको लेकर गंभीर बताई जा रही है। भाजपा के अनुसार शीतकालीन यात्रा से प्रदेश की आर्थिकी की बढ़ेगी। इसके लिए तमाम माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने शीतकालीन जो यात्रा धामी सरकार ने अभी चलाई थी उसका स्वागत इसलिए किया था कि कहीं ना कहीं जो हमारी मांगे थी, जो हमारा विजन था, उस पर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिससे कि पलायन रुक सकता था और हमारे पहाड़ में रोजगार आ सकता था। लेकिन ग्रीष्मकालीन यात्रा को ध्यान में रखते हुए जो कार्रवाई शीतकालीन यात्रा में हो रही है उससे स्पष्ट हो जाता है कि धामी के सरकार में जो मंत्री हैं और जो धामी के सरकार के जितने भी इसमें जो कार्यकर्ता लोग हैं वो सर्प नकल करने के माहिर हैं। पिछली बार की हमारी यात्रा बहुत ही सुंदर और भव्य हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये यात्रा भी बहुत ही सुगम और सुचारू रूप से चलने वाली है। जो अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु और भक्त यहाँ पहुंचते हैं उनको तमाम व्यवस्थाएं देने का काम प्रदेश सरकार का होता है। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बीकेटीसी की जो हमारा अध्यक्ष का पद खाली है, बहुत ही जल्दी वो भर जाएगा। जो भी अन्य और हमारे पद है। जय श्री राम नाम है कि सबसे पहले तो हमारा जो सुझाव है यात्रा के बारे में, वो अभी विगत वर्ष जो 2024 में जुलाई में जो यमुनोत्री धाम में आपदा आई थी, वो यमुनोत्री धाम में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पे चेंजिंग रूम, कुंड, जो भी सारी व्यवस्थाएं थी वो सारी अस्त व्यस्त हो रखी हैं, वो सारी अभी तक सही नहीं हुई है। तो हमारा सबसे पहला तो जो सुझाव था यमुनोत्री धाम को एकदम सुचारू रूप से सही ढंग से किया जाए। बाद बाकी यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में जो कमियां थी, जैसे पिछली बार जो यात्रा चली 2024 में तो बहुत ज़्यादा जाम लगा, क्योंकि 2 घंटे के रास्ते में लोगों को 18 घंटे बसों का सफ़र करना पड़ा। तो इसके बारे में हम लोगों ने भी सुझाव दिया कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चले, ताकि जो है यात्रा अच्छी तरह से और सुगम ढंग से यमुनोत्री धाम के लिए चले और चार धाम यात्रा आदमी की सफल हो। ये सुझाव मुख्य रूप से हम लोगों का ये है कि सारे निर्माण कार्य 15 अप्रैल तक पूरे कर लिए जाएं।
रजिस्ट्रेशन हमारे जल्दी प्रारंभ हो 1 हफ्ते के अंदर। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की कि हमारे होल्डिंग पॉइंट्स ऐसे हों जहाँ पर लोगों को रुकने ठहरने खाने की व्यवस्था हो। हमारा सेक्टर्स में डिवाइड हो जहाँ पर हमारी चीता पुलिस लगातार उसका मूवमेंट करती रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 60-40 का हमने रेशियो रखा है, 60% ऑनलाइन एंड 40% मैनुअल। ये डिपेंड करेगा परिस्थितियों के हिसाब से। अगर मैनुअल कम आ रहे हैं तो हम ऑनलाइन बढ़ा देंगे, अगर ऑनलाइन ज़्यादा आ रहे हैं तो मैनुअल कम करेंगे। सर, आपने ये भी बोला है कि इस बार वीआईपी दर्शन नहीं होंगे उसको। यात्रा प्रारंभ होने के 1 माह तक किसी भी प्रकार का वीआईपी दर्शन अनुमन्य नहीं किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने साफ तौर पर बताया कि इस बार जो श्रद्धालुओं की यात्रा है वो सुगम और सुरक्षित रहेगी। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने चारधाम यात्रा को लेकर के तमाम विभागों के अधिकारियों से बैठक की है। उन्हें तमाम जो निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से जो कार्य है उनको पूरा कर लिया जाए। सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और तमाम जो रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो बातें कही हैं वो समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में हर साल चारधाम यात्रा अप्रैल-मई माह में शुरू हो जाती है। वहीं आजकल चारों धाम के देवताओं की पूजा अर्चना शीतकालीन गद्दी स्थलों पर की जा रही है। ऐसे में ही कई श्रद्धालु और पर्यटन यहां पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी शीतकालीन चारधाम यात्रा के लिए तमाम निर्णय ले रही है। पीएम मोदी का गंगोत्री में मुखवा में आगमन भी शीतकालीन चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग के तौर पर देखा जा रहा है। कहीं न कहीं सरकार पर्यटकों को शीतकालीन गद्दी स्थलों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित कर रही है ताकि स्थानीय लोगों की आर्थिकी में सुधार हो सके। अब देखना होगा कि सरकार के इस प्रयास से कितने पर्यटक और श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड पहुंचेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। करते हैं अगली खबर का, जहां देश में उत्तराखंड यूसीसी लागू होने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं राज्य सरकार भी इसको लेकर कई जागरूक अभियान भी चला रही है। और इसको लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने कुछ कानून के जानकार अधिवक्ताओं से बातचीत की, जिनका मानना है कि यूसीसी में कुछ सुधार होने चाहिए। आइए सुनवाते हैं क्या कहा अधिवक्ताओं ने। मैं मौजूद हूं देहरादून के बार प्रांगण में, जहां पर यूसीसी को लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। वहीं उत्तराखंड पहला राज्य बना है। उसी को लेकर के हमारे साथ कुछ अधिवक्ता हैं जिनके हम राय जानना चाहेंगे कि यूसीसी पर उनका क्या कहना है और किस रूप में उसको देखते हैं और क्या उसमें संशोधन होने चाहिए या किस तरीके से उसको लागू किया जाना चाहिए। लागू तो हो गया है, लेकिन क्या इसमें और कमियां हैं या कुछ और उसमें जोड़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम आशीष मित्तल एडवोकेट है। आप किस तरीके से यूसीसी को देखते हैं? सर, मैं यूसीसी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जैसे कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने यूसीसी का ये पास किया, इसमें लेकिन किसी भी अधिवक्ता की किसी की राय नहीं ली गई। और दूसरा ये, जैसे इन्होंने वसीयत, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, अंतिम इच्छा पत्र है इंसान की, उस पर किसी वकील की मौजूदगी नहीं है। उसके बिहाफ पे वो कोई भी सीसी सेंटर वालों से कैसे कर सकता है। दूसरा ये, विवाह पंजीकरण का मामला लेके चलेंगे अगर हम, तो कोई भी अभी बच्चे नाबालिग होते हैं, लड़की 18 साल की है, उसे अपना ही नहीं पता होता, 21 साल का लड़का है, वो कहीं भी सीसी सेंटर पर जाके विदाउट किसी रजिस्टर्ड ऑफिसर की अपीयरेंस के अपना विवाह पंजीकरण करा रहा है। अभी पिछले महीने 1 हफ्ते में देखा 25 से 50 कई पंजीकरण हो चुके हैं, जिनकी सत्यापन कौन करेगा। बात करें तो सामाजिक या धार्मिक इस पर कितना असर पड़ेगा और क्या इसमें सुधार होने की संभावना है? सर, अगर ये लागू हो जाता है पूर्णतः, तो उसमें कल को आज जो भी हमारे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको एक तरफ से प्रोत्साहन मिल जाएगा कोई भी अप्रिय घटना होने का। तो मेरा तो कहना यही है कि जो व्यवस्था पहले से लागू थी, हमारे हिंदू धर्म को लेके कह दो या हमारे हिंदू विवाह अधिनियम को लेके कह दो 1955, तो वही स्पेशल मेरिट रहना चाहिए। वकील की उपस्थिति हमेशा अनिवार्य है उसमें, और इसमें एक रिट या PIL हमारी तरफ से जानी चाहिए इसमें हाई कोर्ट में, जिससे कि इसमें संशोधन हो सके। हमारे साथ और भी कुछ लोग खड़े हैं, मैडम खड़ी हैं अधिवक्ता, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है और आप इसे किस रूप में देखते हैं? मेरा नाम सोनिया गुप्ता है। मैं इसको इसी रूप में देखती हूँ कि जिस तरह से नई चेंजेस कर रही है गवर्नमेंट, इससे वकीलों के, देखो पहली बात तो रोजगार में बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आने वाले जो बच्चे, जिस तरह के इसमें फ्रॉडबाजी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई वकील नहीं है आपके साथ, कोई आपको लीगल एडवाइज़र नहीं है। जो भी काम चल रहे हैं आपके बच्चे, हो सकता है किसी एक ऐसे व्यक्ति के थ्रू बच्चे करवाने से, कोई बारे में लीगली नॉलेज ही नहीं है। आप भी खुद ही तो लीगल काम बिना लीगल नॉलेज के कोई कैसे कर सकता है। सबसे बड़ी पॉइंट तो यही है। और क्या लगता है कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए? क्या कहाँ आपको इसमें गलती लगती है कि कमी है? अगर इस कमी को पूरा कर लिया जाए तो पूरी तरीके से लागू हो जाएगा या इस तरीके से अच्छा हो जाएगा?
सुधार तो बिल्कुल होना चाहिए, एकदम चेंज होना चाहिए। जो पहले था वही होना चाहिए। मेन हम लोगों की यही डिमांड है कि जो पहले जैसे चल रहा था सालों से वही समाज को भी एक्सेप्टेड है और हम वकीलों को भी वही एक्सेप्ट है, तो वही होना चाहिए जब तक चल रहा था। हमारे साथ और भी कुछ अधिवक्ता खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैम, आपका नाम? मेरा नाम श्रुतिका मित्तल एडवोकेट है। ये जो यूसीसी लागू हुआ है, आप इसको कैसे, किस रूप में देखते हैं? ये थोड़ा गलत हुआ है क्योंकि कि पहले तो रजिस्ट्रार की आगे पंजीकरण होता था, पर लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीएससी सेंटर वालों के पास उनको कोई नॉलेज नहीं है इस बात की। एडवोकेट ने तो पढ़ाई की हुई है, उनको पता है, पर लेकिन सीएससी सेंटर वाले कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? तो उससे बहुत सारा मिसयूज भी हो सकता है। सरकार इस पर काफ़ी जागरूकता कर रही है, कई अभियान भी चला रही है, लोगों को समझा भी रही है, तो इस पर धार्मिक या समाज पर कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ेगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। जब नाबालिग लोग हैं उनको कुछ नहीं पता। रजिस्ट्रार तो ये है, उनको ये लगता था कि हाँ किसी के सामने मैरिज हो रही है, पर सीएससी सेंटर वाले तो कोई भी। खबर विकासनगर से है, जहां सहसपुर में गौकशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस समाज भी आवाज उठाने लगी है और जामा मस्जिद विकासनगर के सदर खालिद मंसूरी ने गौकशी को घृणित अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं और ऐसे लोगों को आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक मानते हुए सरकार से एनकाउंटर की मांग की। खालिद मंसूरी का कहना है कि गौकशी इस्लाम में भी हराम है। जो लोग ऐसा करते हैं वो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के दुश्मन हैं। आज का जो है वो शायद किसी से छिपा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। सहसपुर विधानसभा के अंदर 2 गाय को काट करके किसी खेत में फेंका गया है, जो कि बहुत गंभीर मुद्दा है। और मैं समझता हूँ आज जो क्षेत्र के अंदर हालात पैदा हुए, इससे पहले इस तरह का माहौल मैंने नहीं देखा। मैं इस पूरे मामले को देख करके आप सब लोगों को बुलाया, क्योंकि मैं विकासनगर जामा मस्जिद का अध्यक्ष भी हूँ और मुस्लिम प्रतिनिधि होने के नाते आप सब लोग, आप सम्मानित लोगों को मैं यहाँ पे बुलाया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो मुद्दा है ये गोकशी वाला है, और जिस तरह से बर्बरता के साथ उन 2 गायों को काटा गया है, क्षेत्र के अंदर एक दंगे जैसा माहौल पैदा हुआ। वो तो पुलिस की सक्रियता के चलते पुलिस ने समझाया बुझाया। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।